आपका रिकॉर्ड है? Anak Palagan. बिल्कुल ही आए और दूसरे और हैं, 4-5 लोग और आ गए। संतोष जी, आपका ऑडियो म्यूट है। Palagan साहब, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। आनंद जी, पालागन। पालागन भाई साहब, कुशल मंगल। सब आपका आशीर्वाद। थैंक यू। वो प्रणाम करना था। करते हैं। ज्यादा नहीं, ये सामने स्लाइड। अभी लगता है बांधव लोग आने वाले हैं। आने दीजिए, आने दीजिए। आपका तो बहुत अच्छा वो विवरण रहा। हम लोग सब डेवलपमेंट में लगे हैं आजकल। ये बहुत अच्छा है। ये टफ टाइम है और इस टफ टाइम में सारा डेवलपमेंट बाय डिजाइन ही है, क्योंकि ऐसा टाइम किसी ने देखा नहीं है। करेक्ट, करेक्ट।
जी और कर्नाटका में कुछ खास ज्यादा काफी कुछ हो रहा है परेशानी। जी 7 जून तक लॉकडाउन है ना? 7 जून तक है। 7 जून तक है अभी अभी, लेकिन एंटिसिपेटेड है कि और बढ़ेगा। हाँ, यहाँ तो कुछ अरविंद केजरीवाल का आ गया है कि शायद 1 तारीख से वो फैक्ट्री और वो कुछ चीज अनलॉक कर रहे हैं। हाँ, कम हो गए एक्चुअली, पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, वैक्सीनेशन भी काफी हो गया और लोग धीरे थोड़ा धीरे अवेयर भी हो गए। जी नहीं है ना तो पालागन साहब, पालागन साहब, जीजा जी बहुत बढ़िया। प्रणाम। हाँ खुश रहिए। बहुत प्रणाम बढ़िया। जिया जी। हाँ बेटे जी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। पालागन साहब, पालागन साहब, अच्छा ये मुझे सबसे बड़ी मुसीबत तो बुजुर्गों पे पड़ी है और बच्चों पे। घर के अंदर कर दिए गए। जीजा जी अंदर हैं इसीलिए सेफ हैं। कम से कम बीबी की शक्ल तो दिखाई पड़ती है। दादा प्रणाम। अशोक दादा प्रणाम। अच्छा अशोक दादा ये कैसे हैं दादा? यूथ पर है। आवाज नहीं आई। लाइट दिला। अब वैसे भेड़ हर दूसरे तीसरे घर में कोरोना की गंगा में सब नहाए आए हैं। भाई साहब पालागन। पालागन साहब, मनोज भाई साहब पालागन। पालागन साहब, पालागन आइए ज्ञानी जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम साहब प्रणाम। सब कुशल मंगल है? अरे हाँ साहब बिल्कुल। बस वही चाहिए। जी जी। भाई साहब की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है आज। हाँ, ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लू कलर बहुत अच्छा बड़ी लग रहा कोई स्पेशल अपीयरेंस लग रही है। अरे साहब बस। है। ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बैकग्राउंड भी अच्छी है ना उसके साथ, जी, उभर के आ रही है। कंट्रास्ट। हाँ, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। संतोष जी शुरू करें सर? हाँ जी सर। चलिए मैं फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। पालागन सभी का, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, हर शनिवार को हम लोग चतुर्वेदी महासभा की ओर से आईटी सेल में एक जो हमारा बिजनेस नेटवर्क है, उसमें एमिनेंट चतुर्वेदी कम्युनिटी के स्पीकर्स को बुला करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमने संतोष जी को बुलाया हुआ है और संतोष जी हमारे काफ़ी सीनियर सदस्य हैं इस ग्रुप के। उनके विषय में थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं, एक परिचय मैं उनका देना चाहता हूं। तो वो इस प्रकार है, श्री संतोष जी has vast knowledge and experience in accounts and administration related matters of public and private sectors. He retired as Deputy Director from Archaeological Survey of India in 2002. He ended about 42 years of central government service in various capacities in audit, accounts of Army, Air Force accounts, including deputation to Ministry of External Affairs, Delhi Milk Scheme, and Archaeological Survey of India. After retirement, he joined SIS India, a multinational security agency, as president, consultant, and rendered 15 years of service with them. Recently, he has observed the great difficulties, especially financial difficulties, in which a family suffers during corona pandemic after loss of their near and dear one. So now I will invite Santosh ji to share his experience and methods how to deal with this situation. Santosh ji, स्वागत है आपका। पालागन साहब, ये कोरोना
या कोविड-19 जो महामारी आई है, इसने इस सेंचुरी की बहुत बड़ी महामारी है, त्रासदी है कहना चाहिए। लाखों घरों को बर्बाद कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। हजारों लाखों लोगों की जान चली गई इसके अंदर, और बहुत सारे नौजवान बच्चे इसमें चले गए, माता पिता उनके चले गए, अनाथ हो गए। इसमें हमारे चतुर्वेदी समाज भी अछूता नहीं रहा, उसमें भी कई नौजवानों की डेथ हो गई। और स्पेशली उसके बाद में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आई है, वो जो परिवार हैं वो बिल्कुल अंधेरे में हो गए, क्योंकि जिन परिवारों में माता पिता दोनों चले गए, अब बच्चे अबोध हैं या 18-20 साल के हैं, बच्चों को कुछ बताया नहीं गया, तो उनको वो बिल्कुल डार्क में है। बुरा वक्त कह के नहीं आता है, और हम लोगों को अपने जीवन काल में उसकी बुरा वक्त के लिए कुछ एहतियात अवश्य कर लेने चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है। अच्छा है, ऑनलाइन है, लैपटॉप में आप कर रहे हैं, और उसके अंदर पासवर्ड के अंदर अपने जीवन में आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो चीज़ें हैं वो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप उसको किसी के साथ में शेयर नहीं करते। शेयर मतलब अपने परिवार वालों के साथ में शेयर नहीं करते हैं। तो जब वो किसी की डेथ हो जाती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की, दोनों की कोरोना में डेथ हो गई, एक केस ऐसे हुए हैं कई, तो बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, क्या नहीं किया। इसके लिए मैं 2-3 चीजें जो अभी हैं वो मैं बताना चाहूँगा। एक तो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का प्रोफाइल बनाइए, हार्ड कॉपी, लैपटॉप के अलावा, और उसके अंदर अपनी वसीयत, अपनी विल को जरूर लिखना चाहिए। बिल को जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको रजिस्टर्ड कराएं, आप वैसे भी करा सकते हैं, बिल रजिस्टर्ड करा लें तो अच्छा है। उसके अंदर आपने क्या पीएफ, इंश्योरेंस और डेबिट क्रेडिट कार्ड, और ये सारी जानकारी आप पासवर्ड वगैरह करके अपने जो परिवार का कोई सदस्य है उसके साथ में शेयर करें, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों या माता पिता हों, उसको सेफ जगह में रख दें या लॉकर में रख दें, ताकि जो आपके उत्तराधिकारी हैं वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंधेरे में रहें। बहुत से लोग तो टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं अपने परिवार वालों के लिए, उन्हीं के लिए नहीं बताते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक गवर्नमेंट को आप ले नहीं देंगे तब तक गवर्नमेंट देगी नहीं। यही वजह है कि हजारों लाखों करोड़ों रुपया अनक्लेम्ड LIC में और PF में और बैंकों में पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको हो नहीं पाती है। और गवर्नमेंट के पास में जब तक क्लेम नहीं जाएगा तब तक वो कैसे पेमेंट करेंगे। अभी हाल में मोदी जी ने सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई थी, जो कई हजार करोड़ रुपए को उन्होंने कहा इसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। अभी ये तो प्रॉब्लम हुई जो हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में, साथ ही साथ उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि उसने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर नॉमिनी का नाम एंटर कर रखा है कि नहीं रखा है। अगर नॉमिनी का नाम एंटर नहीं किया है तो बाद में उसके उत्तराधिकारी को बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बैंक हो या कोई और भी हो, हर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी का नाम नहीं है तो वो तो कह देंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। और सक्सेशन सर्टिफिकेट कोई मामूली चीज नहीं है, वो कोर्ट से लेना पड़ता है, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, सारे परिवार वालों के साइन हो और दुनिया भर की मुसीबतें होती हैं, 5-6 महीने में, साल भर में मिलता है। तो अभी किसी परिवार वाले की अचानक मृत्यु हो जाती है, जैसे कि अभी हुई है कि हस्बैंड वाइफ दोनों चलते हुए गए और उनकी मृत्यु हो गई, बच्चे जो है उसे कुछ नहीं मालूम है। तो अभी शुरुआत कहाँ से करे, वो जीवन का शुरुआत उसने करना है
उसने अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है, जहाँ जीवन के उसमें अंधेरे में है, तो उसको सबसे पहले जितने भी अपने डिसीज्ड फादर या मदर के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, जिसमें पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, वसीयत और उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, उन्होंने उनकी लेनदारी क्या थी, उनकी देनदारी क्या थी, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो देने वाले हैं वो तो आते नहीं हैं और जो लेने वाले हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो उसकी उससे कोई नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल अंधेरे में होता है। तो सबसे पहले तो ये उसको करना चाहिए। हो सकता है कि जो मरने वाला है उसने अपने परिवार के साथ में ये चीज जो है साझा ना की हो, तो वो जो है बैंक पासबुक और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सहायता ले सकता है, सीए की ले सकता है, इंश्योरेंस एजेंट से ले सकता है, ये सब चीजें करनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट के बगैर कुछ आगे गाड़ी चलेगी नहीं, और उसको 3 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो जहाँ पर हॉस्पिटल में डेथ हुई है वहीं पर ये डॉक्यूमेंट आ जाता है आजकल, और या क्रिमेशन ग्राउंड से भी प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा मेथड है कि जो काउंसलर है एमसीडी का, उसके वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ऑनलाइन, या आप जो है उसको हार्ड कॉपी जो है एमसीडी से ले सकते हैं। उसके बाद में जितने भी उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं डिसीज के, उसमें एक एप्लीकेशन लगा करके उनको देना है उसके ऑफिस में, उसके एलआईसी में, उसके डेबिट क्रेडिट कार्ड में और पैन कार्ड में। उनको उनका बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद में उनको सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट है, शेयर्स हैं, और साथ ही साथ तुरंत उसमें अपना नाम जो है दर्ज कराना चाहिए और उसको इस तरह से पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद अभी अगर उसने डिसीज्ड एम्प्लॉय ने कोई हाउस बिल्डिंग लोन लिया हुआ है तो उसकी बैंक से जाकर के मालूम करना चाहिए। आजकल के एक इंश्योरेंस का एलिमेंट उसके अंदर होता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बाद की इंस्टॉलमेंट की रिकवरी बैंक नहीं कर सकता, जो अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा है। इसके अलावा जो जहाँ पर वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म में जहाँ पे अभी काम करते थे, वहाँ पर एक एप्लीकेशन बना करके डेथ सर्टिफिकेट लगा करके वहाँ पर मिलना चाहिए, और उनसे मालूम करना चाहिए कि उनके जो जिसकी डेथ हुई है उसकी क्या ड्यूज बनते हैं। और अभी हाल में गवर्नमेंट ने काफ़ी लिबरलाइजेशन किया है, कोविड पीरियड में काफ़ी सहायता करी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, ऊपर से ऑर्डर इशू होते हैं, नीचे वाले जो हैं या तो उनको मालूम नहीं होता या वो टरका देते हैं। तो इसमें कोई सहायता करने वाला हो तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले जो है जहाँ पर इलाज हुआ है मेडिकल क्लेम का, अगर तो वो CGHS या गवर्नमेंट स्कीम में है या उसका मेडिक्लेम है तो उससे उसको निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर वो CGHS या गवर्नमेंट की किसी स्कीम में है तो उसमें अभी हाल में पहले था कि आप इलाज जो है गवर्नमेंट या एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में ही कर सकते हैं, लेकिन कोविड पीरियड में गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं कि आप इमरजेंसी में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, और उसमें जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी बिल्स हैं, उनको ले करके आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं और उनको देना पड़ेगा। इस केस में जो सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको ऑफिस से एडवांस भी मिल सकता है, और जो पेंशनर्स हैं
उनका नॉर्मली कैशलेस है, और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर नहीं मानता है तो उसको कहो कि अगर अमाउंट ज़्यादा है तो वो रेफर करे CGHS को, और उसे जो है गवर्नमेंट बियर करेगी, वो उनका वो अपना क्लेम सबमिट करे। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस का अमाउंट लेना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट आसानी से मिल जाता है। बाकी क्लेम में थोड़ा टाइम लगता है और समय लगता है, इसलिए इंश्योरेंस का चाहे LIC की पॉलिसी हो या कुछ और हो, तो उस इंश्योरेंस के अमाउंट को पहले ले लेना चाहिए, ताकि कुछ आर्थिक सहायता जो है वो मिल सके। दूसरी चीज़ है कि हर एक ऑफिस में एक ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम होती है, प्राइवेट में भी होती है, उसमें एक छोटा छोटा अमाउंट कटता है। इन केस ऑफ डेथ जो है वो उस अमाउंट को मिल जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप A ऑफिसर्स को 1,20,000 रुपये मिल जाते हैं। इसके बाद आती है गवर्नमेंट के अंदर फैमिली पेंशन का प्रोविजन है। फैमिली पेंशन में ये है कि अगर किसी की सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट पहले 10 साल तक उसको 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन की फैमिली पेंशन देती है, और उसके बाद में जो नॉर्मल पेंशन है 30% है वो देती है। अभी तो गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन कर दिया है कि रिटायरमेंट के 7 साल के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी उसको हायर रेट ऑफ पेंशन देती है। इसके अलावा अगर क्लेमेंट की एज 80 से अधिक है तो 20% एक्स्ट्रा पेंशन उसको मिल जाती है, और 85 पर 30%, 90 पे 40%, इस तरह से वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा DNS रिलीफ मिलती है। अब आती है पेंशन के अंदर कौन कौन एंटाइटल्ड है। सबसे पहला एंटाइटलमेंट जो है स्पाउस, डिपेंडेंट वाइफ हो या डिपेंडेंट हस्बैंड हो, या डाइवोर्सी डॉटर को भी प्रोविजन कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसको भी फैमिली पेंशन दी जा सकती है, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर था वो तो चला गया। अभी उसके बाद में दूसरी कैटेगरी में आते हैं सन और डॉटर। सन और डॉटर या इंक्लूडिंग विडो डॉटर टिल शी अर्न्स और टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल तक, या जब तक वो कमाने ना लगे, और या रीमैरिज तक उसको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं उस पर, लड़के पे, तो उनके लिए भी फैमिली पेंशन का प्रोविजन है। अभी हाल में ही 15 मई 2020 को DOPT ने ये सारे ऑर्डर्स को, पहले बड़े टीडियस थे, बिखरे हुए थे, उनको कंसोलिडेट करके सिंप्लीफाई करके एक ऑर्डर इशू किया, नोटिफिकेशन किया 15 मई 2020 को। तो उसके अंदर ये सारे क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं। बैंक वाले जो हैं वो तरह तरीके से तंग करते हैं किसी की डेथ होने पे। अभी मेरे सामने 2 केसेस भी आए हैं। तो इसमें इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो क्लेमेंट है उसको सिर्फ एक एप्लीकेशन और डेथ सर्टिफिकेट के साथ में बैंक को देना है। बाकी बैंक का काम है कि वो फैमिली पेंशन को रेस्टोर करे। अगर जॉइंट अकाउंट है, अभी तो जॉइंट अकाउंट अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने पेंशनर्स के साथ में, लेकिन मैं इस बारे में कहना चाहूँगा जॉइंट अकाउंट के अलावा एक नॉमिनी का भी ना होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की दोनों की डेथ होने के बाद में नॉमिनी को तो मिल सके। तो फिर उस केस में इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो है वो तरह तरह के डॉक्यूमेंट भरने की, फॉर्म 14 वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है। इसके अलावा सेपरेट अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है, उसी अकाउंट से वो चलता रहेगा। और इसके अब आती है, ये तो रहा फैमिली पेंशन, उसके बाद में आती है डेथ ग्रेच्युटी। डेथ ग्रेच्युटी किसी व्यक्ति की उसकी नौकरी के अंदर दौरान में अगर डेथ हो जाती है तो उसके आश्रित को डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, which is half month of emoluments for every complete 6 months period of qualifying service, maximum 33 times of emoluments। वो
लेंथ ऑफ सर्विस पर डिपेंड करता है, कितने साल की सर्विस करी है, उसके इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको डेथ ग्रेजुटी मिल जाती है। इसके बाद में आता है कि इंडिविजुअल के लीव एनकैशमेंट, उसकी क्रेडिट पे ऑन द डेट ऑफ डेथ कितनी अर्न लीव थी, कितनी हाफ पे लीव थी, उसका पूरा पैसा मिल जाता है, जिसमें बेसिक पे प्लस डीए होती है और उसका ये मिल जाता है सारा। इसके बाद में आता है फाइनल पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में जितना उसका पैसा पड़ा होगा प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर, वो सारा मिल जाता है। लेकिन इसमें सीपीएफ में भी सिमिलर रूल्स हैं, सिवा फैमिली पेंशन के अलावा करीब करीब प्राइवेट में भी करीब करीब उतना ही है, और ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करती है। इसके अलावा पीएफ में 12% सीपीएफ में तो 12% एम्प्लॉय देता है, 12% एम्प्लॉयर देता है, उसमें से कुछ एलिमेंट इंश्योरेंस का भी जाता है। और गवर्नमेंट में भी एक स्कीम है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, एक छोटा अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस के लिए भी पीएफ से जाता है, जो किसी व्यक्ति की सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ होने के बाद में उसको मिल जाता है। पहले इसकी लिमिट कम थी, अभी हाल में गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपीज कर दिए मैक्सिमम। इसके अलावा गवर्नमेंट एकोमोडेशन, अगर उसके जिसकी डेथ हुई है उसके पास में गवर्नमेंट एकोमोडेशन थी, तो उसकी फैमिली 12 महीने तक नॉर्मल फीस के उस गवर्नमेंट एकोमोडेशन को रिटेन कर सकती है, और कुछ सर्कमस्टेंसेस में फर्दर रिक्वेस्ट करने के बाद में 12 महीने फिर और बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा किसी की डेथ होने पे फैमिली की हालत ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट भी ग्रुप सी ग्रेड में कर देती है, पर उसमें ये देखा गया है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। 5% का कोटा है नंबर ऑफ वैकेंसीज का, उसके अंदर कर देता है। तो ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट में हैं, और गवर्नमेंट अभी दिन पर दिन ये कोविड पीरियड में डिफिकल्टीज को देखते हुए और भी करती जा रही है। तो इसमें ये है कि कम से कम जो आश्रित व्यक्ति है वो सड़क पे नहीं आएगा, कम से कम उसकी रोजी रोटी का कोई सहारा तो बनेगा, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर था वो तो चला गया, अब वो कहाँ से शुरुआत करें। तो ये सब स्टेप्स करना जरूरी है, हालांकि इतना आसान नहीं है इसमें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो खाली शौक करके चला जाता है, जो आपका नियर डियर होगा वही भाग दौड़ कराएगा इतनी, तो इसमें 2-4-5 महीने का टाइम लगता है, और इन स्टेप्स को जरूर करना चाहिए। 3 बातों को अपने पीरियड में जरूर करना चाहिए। एक हार्ड कॉपी बना के रखनी चाहिए सेफ जगह पे, उसके अंदर अपनी विल, अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह सबकी जानकारी उसमें होनी चाहिए, और उसको सेफ जगह पर रह करके बता देनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ अचानक डेथ होने पे, अभी हाल में मेरे लड़के के दोस्त के हस्बैंड वाइफ और 20 साल का बच्चा एडमिट हुआ, और कोविड पीरियड में हस्बैंड वाइफ की दोनों की डेथ हो गई। अब 20 साल का बच्चा है, उसके न दादा है, न दादी है, न नाना है, न नानी है। 20 साल के बच्चे से मैंने पूछा, वो उसको कुछ मालूम ही नहीं, उसको तो कह दिया गया तुम पढ़ो अपना, अब वो क्या करे। उसके फूफा और वगैरह जो है कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनका निदान गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है उसमें, लेकिन ये नीचे वालों के पास में या तो ऑर्डर नहीं होते, या टालते हैं, या जो क्लेमेंट है उसको अवेयरनेस नहीं है। ये बातें होना जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी जानकारी हमें मिली है। अगर इस संबंध में कोई क्वेश्चंस हो तो हम अभी ले सकते हैं। Do we have any questions? किन्हीं पेरेंट्स की डेथ के केस में
क्लेम कब तक किया जा सकता है उनके बैंक अकाउंट से, या कोई शेयर सर्टिफिकेट वगैरह है उनका, कोई ये विल नहीं तो होता? इमीडिएटली डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद में एक एप्लीकेशन आप लगाइए बैंक को। इस केस में वर्षों हो गए हो तो? जी इस केस में नहीं, काफी समय गुजर गया हो तो कोई टाइम लिमिट भी है क्या? असल में चक्कर ये है कि बैंक वालों से कई से मैंने ये बात पूछी कि एक लड़का जिसका एक व्यक्ति बुजुर्ग जिसका लड़का अमेरिका में रहता है और वो बुजुर्ग यहाँ रहता है, उसने 15 लाख रुपए की एफडी करी और वो लड़के के साथ में कम्युनिकेशन कम है। लड़का आया, उनकी डेथ के ऊपर क्रियाकर्म करके चला गया। आप उसको क्या करेंगे? उसको जो बोले हम उसको जो है वो उसको मैच्योरिटी के पीरियड तक रखेंगे, फिर ऑटो रिन्यूअल कराएंगे, उसके बाद में सन्ड्री अकाउंट में डाल देंगे। तो वही तो पैसे जो हैं, करोड़ों रुपया जो है सरकार के पास में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि सन्ड्री अकाउंट में पड़ा हुआ है तो सन्ड्री अकाउंट से निकलवाओ फिर। अभी एफडी का मैच्योरिटी होने के बाद भी उसकी कॉपीज दी हुई हैं, डेथ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक क्लेम नहीं मिला, क्योंकि उस समय कोई भी एफडी जो है या कोई रिकॉर्ड नेट पे नहीं होता था, उसकी हार्ड कॉपी है खाली। अभी तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा करके बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी। अगर नॉमिनी है उसके अंदर, नॉमिनी को तो बैंक वाले नॉमिनी को जानते हैं, सक्सेसर को नहीं जानते हैं। वो पैसा जो है वो नॉमिनी के नाम देंगे। अब नॉमिनी की भी डेथ हो गई हो, नॉमिनी की भी डेथ हो गई हो तो फिर तो वो ये कहते हैं कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट में दिक्कत आप जानते ही हैं कि वो वकील के थ्रू बनवाना पड़ेगा, सब पे साइन होंगे, कोर्ट से फिर मिलेगा। नॉमिनेशन के बारे में बैंक से ही मालूम पड़ेगा? जी जी हाँ। उसमें एफडी में वो फिक्स डिपॉजिट में किसको नॉमिनी बनाया है उन्होंने, बैंक वाले नॉमिनी को ही पहचाने। जी जी, धन्यवाद जी। जी अरे यार तो मैं इंडिविजुअल की डेथ के बाद में बहुत सारा काम रह जाता है। एमसीडी के रिकॉर्ड में चेंज कराना, अगर उनके नाम गाड़ियां हैं तो आरटीओ ऑफिस में सारे चेंज कराना, रिकॉर्ड को सरेंडर करना, बहुत इस पे वर्क रह जाता है। अभी तो प्राइवेट कंपनियों ने भी काफी अच्छे में बड़ी कंपनियों ने प्रोविजन किए हैं। टाटा स्टील वालों ने, मैं पढ़ रहा था कि उनके एम्प्लॉय की किसी डेथ होने के बाद में 2 साल तक वही सैलरी उसके परिवार को देते रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा देते रहेंगे। कर रहे हैं लोग वर्क, बट पोजीशन बहुत खराब हो जाती है जब किसी की अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए, उसने सोचा भी नहीं होगा। इन केस अगर कोई माइनर है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो फिर वो उस केस में क्या उसको कुछ बैंक में उसको माइनर के केस में प्रोविजन किया हुआ है कि जो उसकी देखभाल कर रहा है व्यक्ति, चाहे उसका रिलेटिव हो या कोई हो, तो उसको 50% वो दे देते हैं गारंटी पे। और जब वो मेजर होता है
तो उसके बाद में उसका प्रोविजन स्टार्ट होता है। माइनर के केस में पेंशन ग्रेच्युटी का भी पेमेंट का सारा प्रोविजन किया हुआ है कि 50% दे देते हैं, बाकी का जब वो मेजर होता है तो उसके नाम पर ट्रांसफर होता है। इस विषय में यदि कुछ और हम लोग ऐड कर सकें, कमलेश भाई साहब शायद हमारे अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, यदि वो कुछ इसमें प्रकाश डाल सकें इसके बारे में। संतोष जी ये बताइए कि ये जो प्रोविजंस सब ज्यादातर गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट में भी कुछ वो कर रहे हैं वो लोग, जो इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें नॉमिनी जनरली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में शायद नॉमिनी शायद नहीं होता है, होता होगा। कंपलसरी कर दिया है। यू हैव टू स्पेशली आपको मेंशन करना पड़ेगा नॉमिनी। अच्छा, तो ठीक है, मैं ये इतना वो तो इसीलिए मैंने पूछा जरा सा। वो ज्वाइंट होल्डर कर सकते हो, इजी है। ज्वाइंट होल्डर्स तो हैं, बट अगर आप नहीं ज्वाइंट होल्डर करें तो नॉमिनी आप अकाउंट में करेंगे तो ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है उसमें। हाँ, म्यूचुअल फंड कंपलसरी है नॉमिनी देना सर, म्यूचुअल फंड में जरूरी है उसमें आपको, नहीं तो स्पेशल डिक्लेरेशन देना होता है कि मुझे नॉमिनी नहीं मेंशन करना कोई, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो आता है उसमें, डिफॉल्ट नॉमिनी आता है उसमें। जी जी जी। जी, तो अभी हमारे महासभा के सभापति जी हमसे जुड़े हुए हैं अभी, डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहूँगा कि एज ए कंक्लूडिंग वोट ऑफ थैंक्स अगर आप इस कार्यक्रम के विषय में बताना चाहें तो प्लीज बताइए। संतोष जी को आपने रखा आज के टॉक के लिए। संतोष जी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करके आर्कियोलॉजी सर्वे में किया है काम उन्होंने, और ये है लॉन्ग एक्सपीरियंस, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आज जानकारी दी आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए तो उसको कैसे करें। और एक बात जो संतोष जी ने मेंशन की, मैं उस बात से बहुत एग्री करता हूँ। एक मेल टेंडेंसी है कि हम जो कुछ भी करते हैं घर में किसी को बताते नहीं हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कुछ भी करेंगे, बैंक का हो, फंड का हो, बैंक का हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी करेंगे, वो घर में डिस्कस नहीं होता है, घर में किसी को नहीं मालूम होता। उसके पासवर्ड, उसके डिटेल्स सारे किसी को नहीं मालूम कहाँ रखे हैं, किसके पास क्या है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ें जितना जल्दी हम डिस्क्लोज करके एक फाइल में रख के घर वालों की नॉलेज में ला दें, तो ये आगे फ्यूचर में कभी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो किसी भी तरह से तो लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। और महासभा का जो ये क्रम चला रहे हैं हम लोग, रखा है टॉक के लिए, इसमें इसी तरह के टॉक आते रहें और लोगों को जानकारी मिलती रहे, यही इसका ध्येय है। और संतोष जी ने समय दिया इसके टॉक के लिए, मैं संतोष जी का बहुत आभारी हूँ। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं संतोष जी दिल्ली सभा में भी, और मैं उनसे आगे कभी और कुछ जानकारी हो गई तो उनसे अवश्य देने की कोशिश के लिए आग्रह करूँगा। इस सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल के इसको सक्सेस बनाया। थैंक यू एवरीबॉडी। पालागन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। अगले शनिवार हम फिर देखिए नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पालागन।